क्या आपका वज़न ज़्यादा है, आप थोड़े मोटे हैं और ये आपके शरीर को किस तरह नुकसान पहुँचा रहा है, आप ये नहीं जानते। तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊँगा कि आपका बढ़ा हुआ वज़न या आपका मोटापा आपके शरीर के लगभग हर किसी अंग को नुकसान पहुँचा रहा है और उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊँ, जिसके लिए मैंने स्वस्थेन्स कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी लर्निंग की ओर कि मोटापे के शरीर पे क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले मोटापे का और बढ़े हुए वजन का जो नुकसान आपके शरीर को होता है, वो आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल को है, वो बिल्कुल अल्टर्ड कर देता है और जिसके कि शरीर पे बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपके लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उनका लेवल घट जाता है और वहीं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिनको कम रहना चाहिए, वो हमारे शरीर में बढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन सब वजह से जो ये डिरेंज लिपिड प्रोफाइल हो गया है, उसकी वजह से आपके शरीर में प्लाक बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब भी किसी भी नस में जो आपकी खून की नलकियाँ हैं, स्पेशली आर्टरीज़ जो आपके दिल से आपके अंगों तक खून लेके जा रही हैं, उनके अंदर कहीं भी कोई प्लाक बनता है और वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आपके शरीर में वो नस बंद होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से वो उस अंग को बहुत ही नुकसान हो सकता है। जिस भी एरिया को वो सप्लाई कर रही है नस, अगर वो रुक जाती है तो वहाँ खून और हमारी दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं पहुँच पाएँगी, जिसकी वजह से वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। जो भी लोग जिनका वज़न ज़्यादा है या वो मोटे हैं, उनमें शुगर होने की, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में ये शुगर 40 से 45 साल में होता है। इसका एक कारण इसलिए होता है क्योंकि पहले ही हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और हमारे शरीर में जो इंसुलिन बन रहा है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, क्योंकि मोटापे की वजह से जो वो इंसुलिन बन रहा है, वो अच्छे से हमारे अंगों पे काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो जो शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, वो अब अच्छे से नहीं हो पा रहा और शुगर नियंत्रित नहीं है। तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होने की भी संभावना मोटापे और जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो हमारे दिल और नसों की समस्याएँ हैं, वो भी मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। उनके बीपी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही नसों में प्लाक्स बन के एथेरोस्क्लेरोसिस और जो उनके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, नसों में जो रुकावट हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में ये एथेरोस्क्लेरोसिस अगर हम माने तो ये एज रिलेटेड होता है और 60-70 की उम्र में आता है और वहीं जो लोग मोटे होते हैं, उनका वज़न ज़्यादा है, उनमें ये चीज़ें 30-35 साल में ही शुरू हो जाती हैं। और हालाँकि आजकल जो मोटापे का आलम ये है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो तो अब कुछ यंग लोग्स में 18 से 20 साल में भी हमने कुछ लोगों को देखा है, जिनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में जो लिपिड प्रोफाइल है बिल्कुल डिरेंज्ड है और बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये जो समस्याएँ हैं, ये इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी स्टेट आपका बढ़ा हुआ है और आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, प्लस आपका जो अल्टर डिरेंज लिपिड प्रोफाइल है, वो आपकी नसों में रुकावट पैदा करता है और जिसकी वजह से जिस भी अंग को सप्लाई कर रही हैं, उसमें दिक्कत होती है। जैसे अगर हार्ट के अंदर कोई नस ब्लॉक हो जाता है, तो ये आपको हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे ही दिमाग की बात करें, अगर दिमाग की किसी नस के अंदर ब्लॉकेज आती है, तो आपको स्ट्रोक जैसी समस्याएँ हो जाती हैं। स्ट्रोक जिसको हम साधारण भाषा में अजरंग कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि जब किसी शरीर का कोई हाथ या पैर काम करना बंद लग जाता है हो जाता है, तो उसको हम हवा लगना कहते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि जो जिस पार्ट ऑफ ब्रेन में आपके नस के अंदर वो ब्लॉकेज आई है, वो पार्ट ऑफ ब्रेन जिस भी अंग को आपके सप्लाई कर रहा था, वो अब काम करना बंद कर देता है और जैसे ही वो खून का दौरा वापस शुरू होता है, वो रुकावट खत्म होती है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें वापस से रिवर्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ परमानेंट डैमेज हमेशा ही रहता है। तो जो मोटे लोग हैं, उनके अंदर अजरंग होना या ऐसे नस के अंदर ब्लॉकेज होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये भी हमने पाया है कि आजकल जो ये स्ट्रोक हैं, ये भी यंग पेशेंट में काफ़ी बढ़ गए हैं और ये जो यंग पेशेंट जिनके अंदर स्ट्रोक होता है, उसके अंदर हम ज़्यादातर पाते हैं कि उन लोगों के अंदर उनका वज़न ज़्यादा है और उनका जो लिपिड प्रोफ़ाइल है, वो डिरेंज्ड है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। जो लोग मोटे हैं, उनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के भी चांसेस
बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम अपने आप में बताता है कि इसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं कि आपके पेट के अंदर फैट जमा हो गया है और आपका पेट का साइज़, वेस्ट जो स्पेशली हम जहाँ पे कपड़े पहनते हैं अपना, हम कहें अंडरवियर हम टक करते हैं उसको हम वेस्ट साइज़ कहते हैं, वो आपका बढ़ गया है। इसके अलावा आपके अंदर जो लिपिड हैं उसकी भी डिरेंजमेंट हो चुकी है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो घट गया। इसके साथ ही आपको शुगर भी है और आपको बीपी भी है। तो अगर ये 4 चीज़ें हैं तो इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम मानते हैं और मोटे लोगों में ये चारों चीज़ें होने की संभावनाएँ और बढ़ जाती हैं और शुरुआत मोटापे से ही होती है। तो अगर आप इसके ऊपर अभी से काम करते हैं और अपने मोटापे को नियंत्रण में लाते हैं तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती हैं मोटे लोगों को। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब आप जब सोते हैं तो उस वक़्त आपकी साँस की नलकी में रुकावट होती है और आप अच्छे से साँस नहीं ले पाते। साधारण भाषा में हम कहें तो मोटे लोगों को खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं और जो ये खर्राटे वो लेते हैं, उनका जो मेन कारण होता है कि जो मुँह के पिछले हिस्से में एक पार्ट होता है जिसे हम यूवुला बोलते हैं, वो चर्बी की वजह से इतना ढीला और लूज़ पड़ जाता है, जैसे आप लेटते हैं तो वो आपके साँस की नलकी में लटक जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं जो आप साँस ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो हिलता है तो आपको ये खर्राटे की आवाज़ सुनाई देती है। तो मोटे लोगों को खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं और इस खर्राटे लेने की वजह से क्या होता है कि आपके शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, क्योंकि आपके फेफड़ों में ही जो अभी ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच पा रही है, तो इसके अपने दुष्प्रभाव होते हैं पूरे शरीर पर, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अस्थमा, अस्थमा जो होता है वो हमारी जो सांस की नलकी होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हमें सांस खिंच कर आता है, ऐसी दिक्कतें होती हैं और ओबेसिटी पूरे बॉडी में एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की तरह काम करती है, तो वो हमारे एयरवेज को भी नुकसान पहुंचती है। तो हमने ये पाया है कि ज़्यादातर लोग जो मोटे हैं उनमें अस्थमा होने की भी संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। जो लोग मोटे हैं वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते और उनके सांस जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है और उनका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि हम नॉर्मली माने तो एक इंसान 15 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है। वहीं जो मोटे लोग होते हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है और बहुत ही शैलो, बहुत ही छोटी सांस वो लेते हैं एक बारी में, क्योंकि उनके पेट में इतना ज़्यादा फैट ऑलरेडी डिपॉज़िट हो चुका है, तो डायफ्राम की मूवमेंट काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। डायफ्राम वो पार्ट होता है जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो छाती और पेट को सेपरेट करता है। तो ये जो हल्की और छोटी शैलो ब्रीथिंग मूवमेंट होती है, इससे भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, इसीलिए ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम इसको नाम दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्ति हैं जिनका वज़न ज़्यादा है या वो मोटे हैं, तो थोड़ा-सा भी कोई काम करते हैं तो उनको साँस चढ़ जाते हैं। कोई मिनिमल डे टू डे एक्टिविटीज़ भी वो करते हैं तो उनमें अंदर साँस चढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि वो काम करना भी थोड़ा कम प्रेफ़र करते हैं और इसकी वजह से और ज़्यादा वेट गेन करते हैं। हालाँकि हमें इस इधर ध्यान देना चाहिए कि जितनी हम एक्टिविटी अपनी बढ़ाएँगे उतना हम अपना वेट नियंत्रण में कर सकते हैं। बट क्योंकि उनको साँस चढ़ जाता है इसलिए वो उससे परहेज़ करने लगते हैं और अपना वज़न और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और अपनी साँस की जो तकलीफ़ है उसको भी और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या-क्या टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब मांसपेशी वाला सिस्टम हमारा, जो हमारे मांसपेशियाँ हैं, जो हमारी हड्डियाँ हैं, इनके अंदर क्या बदलाव आते हैं। ज़्यादा वज़न की वजह से उनको जो हमारे उम्र के साथ बदलाव आते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस, जो कि अमूमन 60 की उम्र के बाद ही हमें देखने को मिलते हैं, वो बहुत पहले ही हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो भी हमारे ऐसे जोड़ हैं, जहाँ पे हमारे शरीर का पूरा वज़न पड़ रहा है, जैसे कि हम बात करें हिप्स की या हम बात करें घुटने की, नी की या हम बात करें एंकल की, जिसको हम टखना कहते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि हमारा जब वज़न ज़्यादा है और लोअर बैक, इन एरियाज़ के ऊपर हमारा वज़न ज़्यादा होने की वजह से प्रभाव पड़ता है और
जो हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, की वजह से जो हमारी हड्डियों के सर्फेसेस हैं वो और ज़्यादा इर्रेगुलर हो जाते हैं और हमें इन जोड़ों में ज़्यादा दर्द और सूजन रहती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये समस्याएँ जो ज़्यादातर 60-70 की उम्र में देखने को मिलती हैं अमूमन, वो हमें बहुत जल्दी हो जाती हैं और जिससे भी हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती हैं। और क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ काफ़ी लिमिटेड हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो इतनी तंदुरुस्त नहीं होती, तो हमें बहुत जल्दी कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमें फटीग होने लगता है, हमारी मांसपेशियों में हमें दर्द महसूस होने लगता है और ज़्यादातर लोगों को कमर में भी दर्द इसी कारण से रहता है क्योंकि पूरे शरीर का जो भार आपकी कमर को झेलना पड़ता है, उसकी वजह से आपकी जो कमर की मांसपेशियाँ हैं, उनके अंदर काफ़ी स्ट्रेन रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी अगली कॉम्प्लिकेशन की जो कि है यूरिनरी इनकंटीनेंस। तो जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है और जो मोटे हैं उसमें मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, तो स्पेशली फीमेल्स के अंदर जिनके अंदर शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, तो पेशाब अपने आप निकलने की भी संभावना रहती है जिसको हम यूरिनरी इनकंटीनेंस बोलते हैं। जो हमारी पेल्विस की मांसपेशियाँ होती हैं काफ़ी शिथिल हो जाती हैं और वो अच्छे से काम नहीं करती, तो जैसे ही पेशाब की थैली भर जाती है, तो वो बिल्कुल छोटे से रिस्पॉन्स के साथ ही हमें एक चेतावनी देते हैं और एकदम से पेशाब निकल जाता है। हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये यूरिनरी इनकंटीनेंस की समस्या स्पेशली मोटे लोगों में और स्पेशली फीमेल्स के अंदर भी काफ़ी देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल्स के अंदर जो एक और दिक्कत होती है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी पैदा करता है जिसकी वज़ह से हमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी लोगों को होती हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ भी कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है काफ़ी लोगों में आजकल कि जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, गर्भावस्था जिनको नहीं हो पा रही है। क्या होता है कि ज़्यादा वज़न होने की वज़ह से हमारे को इंसुलिन रेज़िस्टेंस होता है और इंसुलिन रेज़िस्टेंस भी पार्टिसिपेट करता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ के अंदर, जिसकी वज़ह से जो हमारे हॉर्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, उनमें अल्टरेशन होता है। तो काफ़ी फीमेल्स को उसकी वज़ह से पीरियड्स में इर्रेगुलरिटी होती है, स्पेशली पीसीओडी की वजह से उनके पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा दिन में आते हैं, जो 28 से 30 दिन का नॉर्मल साइकिल होता है, उसकी बजाय इनको 40 से 45 दिन या इससे ज़्यादा समय पर भी पीरियड आता है। उसके अलावा जो पीरियड 4 से 5 दिन चलता था, इन लोगों में 2 से 3 दिन ही पीरियड चलता है और जो फ्लो भी होता है ब्लड का, वो भी काफ़ी कम होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम इकट्ठी होके ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को भी बढ़ावा देता है और जिसकी वजह से काफ़ी सारी फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की भी समस्या हो सकती है। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम अपना वज़न नियंत्रित रखते हैं, अपने मोटापे को नियंत्रित रखते हैं, तो हम बिना किसी उपचार के अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस रख पाएँगे और हम स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। हमारे पेट के अंदर मोटापे की वजह से क्या दिक्कत आ रही है? पेट के अंदर भी मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग मोटे और जिनका वज़न ज़्यादा है, उनके अंदर होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि हमारे कलेजे के अंदर दर्द हो रहा है, हमें यहाँ जलन होती है छाती के बीच में, खाना खाते हैं उसके बाद हमें खट्टी डकारें आती हैं। तो ये हार्टबर्न की समस्याएँ और ये जो तेज़ाब ज़्यादा बनता है, ये समस्याएँ भी मोटापे के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं और इस रिपीटेड रिफ्लक्स से कुछ लोगों को तो जो हमारी खाने की नलकी है, उसके अंदर इतना नुकसान पहुँचता है कि बाद में ये कैंसर का भी स्वरूप ले सकती हैं। इसके हम बात करते हैं फैटी लिवर की। जितने भी मोटे लोग हैं, उनके खाली पेट के अंदर ही नहीं फैट जमा हो रहा है, हालाँकि जो लिवर है, जो कि हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो पूरे मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल करता है, उसके अंदर भी फैट डिपॉज़िट हो जाता है और जितना ज़्यादा फैट इस लिवर के अंदर डिपॉज़िट होगा, उतना ही फिर इसके फंक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और आजकल मैं देखता हूँ स्पेशली इस कोविड के अंदर मैंने देखा कि इवन 8-8 10-10 साल के बच्चे मेरे पास अल्ट्रासाउंड कराने आ रहे हैं और उनको फैटी लिवर है। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि इतने छोटे बच्चों में भी अब फैटी लिवर इतना कॉमन हो गया है क्योंकि हमारा जो खाने-पीने का पैटर्न है या हमारा जो फ़ैमिलियल पैटर्न है जिसमें हम बच्चों को ये शिक्षा दें कि खाने-पीने को नियंत्रित करें और एक्सरसाइज़ बढ़ाएँ, वो शायद कहीं फ़ेल होता
जा रहा है और जिससे ये समस्याएँ अब बच्चों में भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती हैं। और फैटी लिवर तो इतना कॉमन हो गया है कि लोगों ने अब उसे नॉर्मल मानना शुरू कर लिया है, जो कि एक और अचंभित करने वाली बात है कि ये तो जब भी मैं अल्ट्रासाउंड कराता हूँ तो आता है। कृपया इसे नॉर्मल मत लें, जितना आप हो सकता है उसके ऊपर काम करें कि उस फैटी लिवर को आप धीरे-धीरे खत्म कर दें। अगर आप इसको नॉर्मल मान लेंगे तो कभी इसके लिए काम ही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ़ जो लोग अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, दूसरी ओर दिक्कतें जिनको हैं या और कोई नशा करते हैं, उनके अंदर ही जो लिवर कैंसर होने की संभावनाएँ होती हैं। लेकिन इसके अलावा जिन लोगों का सिंपल फैटी लिवर भी बढ़ता है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 की तरफ जाता है, तो वो भी बाद में आपका कैंसर का स्वरूप ले सकता है, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीatohepatitis, जिसके अंदर अगर आप खाना भी ज़्यादा खा रहे हैं और उसकी वजह से आपके शरीर में जो लिपिड बढ़ा हुआ है, जो एनर्जी स्टेटस आपके बॉडी का बढ़ा हुआ है, वो आपका लिवर फैट के रूप में स्टोर कर लेता है। और जैसे-जैसे आपका ये फैट आपकी लिवर के अंदर बढ़ता है, तो वो फिर हेपेटिक फंक्शन को धीरे-धीरे कम करता है और इवेंचुअली एक स्टेज ऐसी आती है कि हेपेटिक फंक्शन पूरा खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से फिर लिवर फेलियर और सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम भी आपको हो जाती है। और एक बार किसी को लिवर सिरोसिस हो गया, चाहे किसी भी कारण से हुआ, उन लोगों में लिवर कैंसर होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कृपया आप इस बात को समझें और सोचें और इसके ऊपर काम करना शुरू करें। और ये बिल्कुल ना सोचें कि जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं, उन्हीं के अंदर कैंसर हो सकता है। अगर आप नहीं ले रहे, तो आपके अंदर भी कैंसर होने की संभावना है, अगर आप अपने वज़न को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर के अंदर स्पेशली मोटे लोगों में पथरी बनने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ये पथरियाँ जब उसके अंदर रहती हैं, तो कभी-कभी ये उसका रास्ता भी ब्लॉक कर सकती हैं, जिसको हम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। और ऐसी प्रक्रिया अगर बार-बार हो रही है, तो ये आपके गॉल ब्लैडर में बार-बार सूजन लाकर उसको क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि बाद में जाकर कैंसर का स्वरूप भी ले सकता है। ऐसे ही अगर आपकी पित्त की थैली की जो पथरियाँ हैं, वो अगर नीचे सरक जाती हैं और पैंक्रियाज में जाके वो भी सूजन पैदा कर सकती हैं, जिसको हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। और रिपीटेड एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी अपने आप में कारण है शुगर का, क्योंकि वो पूरे पैंक्रियाज के सेल्स को खत्म कर देता है। और जो पैंक्रियाज के सेल हैं वही इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे लिए इंसुलिन बनाते हैं और दूसरे काफ़ी और एंजाइम्स और जूसेस भी बनाते हैं, जो हमारी पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें अगर बार-बार पैंक्रेटाइटिस भी हो रहा है पित्त की थैली की पथरियाँ सरकने की वजह से, तो वो भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं और क्या नुकसान होते हैं शरीर पे मोटापे की वजह से। लो इम्यूनिटी, क्योंकि जो मोटे लोग हैं, उनके अंदर पहले ही एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पूरे शरीर में चल रहा है, उनको शुगर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर लोगों को शुगर होता भी है, साँस लेने में उन्हें तकलीफ रहती है, अच्छे से साँस नहीं ले पाते, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से उनका पहले ही इम्यून सिस्टम लो है, मांसपेशियाँ उनकी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में इन लोगों को भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, दूसरे डिपेंडेंट कारण से। और इनकी इम्यूनिटी लेवल काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो मोटे लोगों के अंदर इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। इनका कारण भी है, क्योंकि स्पेशली एक चाहे किसी भी सोसाइटी में आप हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो एक डिस्क्रिमिनेशन लेवल आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान ही अपना आप को कट ऑफ करने लग जाता है कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो वो मेरा मज़ाक उड़ाते हैं या मुझे चिढ़ाते हैं किसी कारण से। तो उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, वो काफ़ी लो हो जाती है। एंग्जायटी भी ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है और डिप्रेशन होने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन के चांस इसलिए भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मोटे लोग सेक्लूडेड और आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं और उनका जो सोशल सर्कल होता है, वो काफ़ी श्रिंक कर जाता है, काफ़ी छोटा होता है। तो इसकी वजह से अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको वो एक्सचेंज नहीं कर पाते और जिससे वो डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा उन काफ़ी ज़्यादा मोटे लोगों में हमने ये भी पाया है कि उनको कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर होता ही है और इसी वजह से भी वो ज़्यादा खाना खाते हैं। जैसे कि इसका एक कारण हम कहते हैं फूड एडिक्शंस या बिंज ईटिंग,
कि एकदम से आपने बहुत ज़्यादा खाया, बहुत ज़्यादा आप पार्टी करते हैं, बहुत ज़्यादा आप फूडी हैं, तो ऐसे लोगों का वज़न भी ज़्यादा रहता है और ये भी एक हिसाब से एक हम कहें तो मेंटल डिसऑर्डर ही है। उसके अलावा मोटे लोगों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ उनके दिमाग में को अगर कोई ऐसा विचार आ जाता है, तो एकदम से उस विचार को वो बदल नहीं पाते और उसके ऊपर और उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पैरों की नसें हैं, स्पेशली जो खून लेकर आती हैं, जिनको हम वेन्स कहते हैं, उनके अंदर भी मोटे लोगों में काफ़ी समस्याएँ होती हैं, स्पेशली क्योंकि इनका वज़न ज़्यादा है और मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर हैं, तो इन लोगों के अंदर जो नसें होती हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती हैं और काफ़ी टॉर्चरस हो जाती हैं। नसों के वाल्व्स भी खराब हो जाते हैं और जब ये खड़े होते हैं, तो पैरों में सूजन आने लग जाता है, क्योंकि जो मसल पंप हमारा होता है, स्पेशली जो काफ मसल्स होती हैं, वो हमारी काम ही ये करती हैं कि जब हम खड़े होते हैं तो वो बार-बार कॉन्ट्रैक्ट होकर जो खून नीचे पहुँच गया है उसको वो पंप करती हैं वापस हार्ट की तरफ। तो ऐसे लोगों में वेन्स के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, स्पेशली वेरिकोज़ वेन। इसके अलावा इनकी नसों के अंदर थ्रोम्बस बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो लोगों की मसल एक्टिविटी काफ़ी कम है, फिज़िकल एक्टिविटी कम है, वो लेटना प्रेफ़र करते हैं, बैठे रहना प्रेफ़र करते हैं, तो इसकी वज़ह से जो हमारा ब्लड फ्लो होता है, वो काफ़ी स्लगिश हो जाता है और मसल पंप हमारा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ज़्यादा वज़न या मोटापा है, वो हमारे शरीर में दूसरी इन्फ्लेमेशंस को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस हमारे शरीर में मोटापे की वज़ह से बढ़ रहा है, तो उसकी वज़ह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है, या हमारे शरीर में कोई और जोड़ों में सूजन आ रही है, जैसे कि हम बात करें गठिया बाव जिसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस, कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ गया है, तो वो अगर बढ़ा हुआ है तो वो उसकी वज़ह से भी हमारे शरीर में अब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारा वज़न ज़्यादा है, हमारे जोड़ों में पहले ही प्रॉब्लम है, तो उस गाउटी आर्थराइटिस की वज़ह से हमारे को जो प्रॉब्लम अब होगी वो ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको वो ठीक रखने के लिए। इसके बाद हम बात करें जो हमारे छोटे वेसल्स होते हैं नसों के, जिसमें हमारा खून जा रहा है, उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन होने की संभावनाएँ थोड़ी बढ़ जाती हैं, जिसको हम साधारणतः फ्लेबाइटिस बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर्स की। मोटे लोगों में कैंसर्स होने की भी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कई प्रकार के कैंसर्स हमें इन मोटापे की वजह से होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, खाना खाने की नली में ईसोफेगस में जो कैंसर होता है, वो बार-बार रिपीटेड आपका जो गैस्ट्रिक एसिड का रिफ्लक्स हो रहा है, उसकी वजह से, जो आपका तेज़ाब बार-बार खाने की नली में वापस आ रहा है, उसकी वजह से हमें जो इसोफेगस का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें पेंक्रियाज़ का कैंसर होने की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। कोलोन और रेक्टम का कैंसर होने की संभावनाएँ, जो बड़ी आँत का पार्ट होता है हमारा, उसकी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। गुर्दे के अंदर कैंसर होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फीमेल्स के अंदर हम बात करें एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावनाएँ, क्योंकि उसके अंदर उनका जो हार्मोनल स्टेटस होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और पीसीओडी की समस्याएँ भी उनको हो सकती हैं, तो उनके अंदर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करें फीमेल्स के अंदर ओवरीज़ जो अंडेदानी होती है, उनके कैंसर होने की भी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। पित्त की थैली की जो कैंसर है, उसकी भी संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पित्त की थैली में पथरियाँ बनने के चांसेस होती हैं, जो कि आगे जाकर कैंसर का स्वरूप ले सकती हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा फीमेल के अंदर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और लीवर के अंदर भी कैंसर हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपका अभी फैट है, वो शुरुआत में तो फैटी लिवर करता है और धीरे-धीरे जब ये फैटी लिवर बढ़ता है, तो ये लिवर सिरोसिस करके आपके शरीर में कैंसर का भी स्वरूप ले सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही अपने बढ़े हुए वज़न या मोटापे के लिए काम करना शुरू कर देंगे और आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको ये आपका बढ़ा हुआ वज़न या मोटापा किस प्रकार से कितने नुकसान आपके शरीर में पहुँचा सकता है और आपके लगभग शरीर के हर किसी अंग को ये नुकसान पहुँचाने के लिए सक्षम है। तो इसके ऊपर हमें आज से ही, अभी से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप इन्हें देख रहे हैं, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का तुरंत नोटिफ़िकेशन प्राप्त हो जाए। अगर आप मेरी फ़ेसबुक कम्युनिटी स्वस्थिन्स का भी पार्ट बनना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया है, आप उसको क्लिक करके मेरी स्वस्थिन्स कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं।
आपकी वेट लॉस समस्या में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको और क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप उन समस्याओं को भी यूट्यूब कमेंट बॉक्स या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप इन्हें देख रहे हैं, उनके अंदर पोस्ट कर सकते हैं। मैं उनको स्वयं पढ़ता हूँ, मैं उनका तुरंत उत्तर दूँगा और अगर मुझे ल ऐसा लगता है कि कुछ समस्याओं के लिए डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं उन्हें भी जल्द ही बनाकर आपको तुरंत प्रस्तुत करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।